अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाज़रीन, अवाम रिलीफ के लिए हुकूमत की तरफ देख रही है और हुकूमत 1.1 बिलियन डॉलर्स की किस्त मिलने के लिए IMF की तरफ देख रही है, जबकि IMF पैसे देने के एवज इदारों की निजकारी और अवाम पर टैक्स लगाने के प्लान के मंदरजात की जानिब देख रही है। लिहाजा रिलीफ देने की बजाय हुकूमत ने अवाम पर बिजली गिराने का प्लान मुरतब कर लिया और गैस की कीमतें बढ़ाकर अवाम का पारा चढ़ाने का भी फैसला कर लिया गया है। एक जानिब हुकूमत की तरफ से अवाम के खिलाफ महंगाई का जिन बेकाबू होता दिखाई दे रहा है, तो दूसरी जानिब अपोजिशन की जानिब से हुकूमत के खिलाफ एहतजाज का तूफान आता दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के माबैन इख्तलाफात अपनी जगह, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल होने का फैसला दुरुस्त या गलत होने के बयानात भी अपनी जगह, मगर ईद के बाद हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक न सिर्फ PTI चलाने का इरादा रखती है, इशारा दे चुकी है, बल्कि JUI फे भी हुकूमत के खिलाफ खड़ाक करने का इरादा रखती है। और इसी इरादे को सामने रखते हुए सीनियर सियासतदान फवाद चौधरी ने कहा कि मौलाना फजल रहमान की कॉल पर अगर जो है वो बाहर निकले तो पूरा विफाक जो है उसका चलना मुश्किल हो जाएगा। और ये बयानात बड़ी संजीदगी के साथ दिया गया और जो उन्होंने कहा कि हुकूमत है वो फिर घर जाती हुई दिखाई देती है। तो सिचुएशन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता लगता है हुकूमत के लिए ख़राब होती जा रही है। अब फवाद चौधरी कह रहे हैं कि वफाकी हुकूमत के लिए परेशानियां बढ़ती नजर आ रही हैं, जबकि फैसल वाउडा कह रहे हैं कि ईद के बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की परेशानियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। गंडापुर साहब इस KPK में वज़ीर आला है, क्या वो अपनी जो है वो मुद्दत KPK में पूरी कर पाएंगे? नहीं, ना वो अपनी मुद्दत पूरी कर पाएंगे। परेशानियों का टाइम रमज़ान के बाद उनके लिए शुरू हो जाएगा। सूबे और विफाकी परेशानियां अपनी जगह, सियासी जमातों के आपसी इख्तलाफात भी अपनी जगह, मगर सवाल ये है कि सारी सियासी जमातें अवाम को सामने रख कर क्या अपने फैसले कर रही हैं? अपनी मखसूस सीट्स के लिए एहतजाज चलाने की बात तो हो रही है, मैंडेट चोरी के खिलाफ तहरीक चलाने की बात भी की जा रही है और इक़्तिदार लेने के लिए मार्च करने की बात भी हो रही है, मगर अवाम को रिलीफ देने, महंगाई कम करने और अवाम को रोज़गार ना देने के खिलाफ किसी सियासी जमात की तरफ से एहतजाज तहरीक चलाने या लॉन्ग मार्च करने की बात सुनाई नहीं देती। अब सवाल ये है कि हुकूमत और अपोजिशन की चपकलिश में अवाम कब तक ऐसे ही पिसते रहेंगे और क्या अवाम को रिलीफ देने और मुल्की मईशत और सियासत को इस्तेहकाम देने की खातिर क्या सारी सियासी जमातें एक पेज पर आएंगी या फिर मज़ाहमत की सियासत को मजीद हवा दी जाएगी? इस पर बात करेंगे। हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा तैमूर सलीम झगड़ा साहब ने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया तैमूर सलीम साहब, आपने ज्वाइन किया। मुझे ये बताएं, मैं ज़ाहिर के सियासत के ऊपर भी आपसे डिस्कशन करना चाहूँगी, लेकिन आपकी जो अंदरूनी सियासत है इस पर बात करना बड़ा ज़रूरी है कि एक तरफ आपने इलेक्शंस के बाद एक फ़ैसला किया कि आप सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ जाएंगे और ये फैसला जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, उमर अयूब साहब भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे और उसमें कहा गया था कि ये फैसला बानी PTI की तरफ से किया गया है, लेकिन बैरिस्टर अली जफर का जो रीसेंट का बयान है उससे लगता है कि शायद आप लोगों का जो फैसला है उससे काफ़ी पछतावे जन्म ले चुके हैं और ये फैसला बड़ी हद तक गलत किया गया था। अभी गलत किया गया था या सही किया गया था? देखिए मेरे ख्याल में मैं इसको ऐसे जो है वो आंसर करूंगा कि पहली बात तो ये कि बिलखसूस 9 मई के बाद जो हम पे क्रैकडाउन हुआ है, एक लीगल क्रैकडाउन जिसमें कानून को, आइन को एक साइड पे रखा गया और इस बात का इससे कोई ताल्लुक नहीं कि 9 मई में जो मुलव्वस था उसको सजा दे, कानून के मुताबिक सजा देनी भी चाहिए, लेकिन जो PTI के साथ हुआ है वो तारीख में नहीं हुआ और उस एनवायरनमेंट में जो कामयाबी PTI ने हासिल की है 8-9 फरवरी के रिजल्ट्स के मुताबिक, रिग्ड रिजल्ट्स के मुताबिक भी, और अगर एक्चुअली देखें तो जो 2/3 अक्सरियत हासिल की है ये पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। अच्छा, ये हमारी कामयाबी है। अब इसके बाद जो हो रहा है, मेरे ख्याल में ये PTI में तमाम लीडरान को जो है वो देखना पड़ेगा कि अच्छे फैसले भी होते हैं, ऐसे फैसले भी होते हैं जिसको आप रिवर्स में देख सकते हैं, जिसको कहते हैं कि हाइंडसाइट इज 2020, लेकिन हमें एज अ पार्टी अभी
3-4 अपॉर्चुनिटीज हैं। अच्छा। एक कि हम वो पार्टी बने इमरान खान की क़यादत में कि पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत ले आए। दो कि हम पाकिस्तान की पहली पार्टी बने जो वाकई एक इंस्टीट्यूशन बने। और तीन कि ये करते हुए हम एक्चुअली पाकिस्तान को आगे ले जाए उस फ्यूचर की तरफ जो पाकिस्तान का मुकद्दर होना चाहिए। लेकिन इसमें हमें ये जरूर फैसला करना होगा कि वी डोंट वॉश आवर डर्टी लिनन इन पब्लिक। जरूर लोगों के जो है वो इंडिविजुअल राय हो सकती है, थोड़ा सा हमें अपनी इंटरनल वर्किंग स्ट्रीमलाइन करनी है। और लेकिन झगड़ा इससे साहब, ज्यादा मैं क्या डर्टी कहूं लॉन्ड्रिंग कि तो हो इतनी रही है ना कामयाबियां हासिल ऑलरेडी। करने के बाद एक दूसरे को सपोर्ट करना। ठीक है, लेकिन बिल्कुल दुरुस्त बात है, आपका एक Why do मौक़िफ़ you है, want me लेकिन to add to it? लेकिन तैमूर झगड़ा साहब, डर्टी लॉन्ड्रिंग तो या पब्लिक लॉन्ड्रिंग जो वो आप कह रहे हैं कि वो तो हो रही है, वो सबके सामने है। आप नहीं समझते कि जब से आप लोगों की क़यादत की भाग दौड़ वुकला ने संभाली है, आई एम सॉरी टू से दैट, जो एक ओरिजिनल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सपोर्टर है वो भी बड़ा कंफ्यूज है। आप लोग जो पॉलिटिक्स के जरिए उभर के सामने आए हैं, इतनी जेलें भी काटी, सोबतें भी बर्दाश्त की, बड़ी आराम से कोई भी बता सकता है कि देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। और आप लोगों की जो क़यादत है ये एक पेज पर नहीं है, वुकला की तरफ से कोई और बयानात आ रहे हैं जो जीत कर भी आए हैं, जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो ओरिजिनल पॉलिटिकल स्ट्रेंथ है आप लोगों की या जो इस वक्त मौजूद है आप जैसे लोग, उनका बयानिया और उनका बयानिया बिल्कुल फ़र्क है। नहीं, मैं थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ। मेरे ख्याल में वुकला का भी एक बहुत जबरदस्त रोल रहा है, सियासतदानों का भी रहा है। अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में ये थोड़ी सी बैक बाइटिंग वगैरह जो है वो होती है, इंडिविजुअलिज्म का एक स्ट्रीक है, लेकिन ये इंडिविजुअलिज्म का टाइम नहीं है। हमारा मिशन एक ही होना चाहिए, इमरान खान को बाहर निकालें, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को बाहर निकालें, पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन लाएं और अपना मैंडेट वापस लाएं और इमरान खान को वजीर आजम बनाएं। अब इसमें ये होता क्यों है ये भी मैं आपको बता दूं। बाकी जो पार्टीज है वहां तो क्लियर कट बात है। अभी देख ले रिग्ड मैंडेट के साथ भी पंजाब की वजीर आला कौन है, उनका लेकिन तैमूर झगड़ा साहब, आपने जो ये बात की कि इमरान खान साहब को लेकर आए, फिर उन्हें इलेक्शन लड़ाएं और फिर वजीर आजम बनवाएं। जी बात कंप्लीट कर लूं। ठीक, बात कंप्लीट कर लूं। पॉइंट इज, चूंकि एक डेमोक्रेटिक कल्चर है पार्टी में, ठीक है, उस तरह की खानदानी रिवायात नहीं है जो कि इमरान खान के खानदान की मोनोपोली है पार्टी पे। तो ये इस कल्चर को पाकिस्तान यूज्ड टू भी नहीं है। लेकिन जैसे मैंने कहा, अब ये वो टाइम है कि हम अपने इंटरनल प्रोसेसेस भी देख लें और ये भी देख लें कि जब हमारा ज्यादा फोकस ये इंटरनल छोटी मोटी बातों पे होता है तो हम वाकई ये रिस्क करते हैं कि पब्लिक को कंफ्यूज करें। लेकिन मेरे ख्याल में मुझे ये यकीन है कि हमारे पास मिशन और अपॉर्चुनिटी इतनी बड़ी है कि इंटरनल इंट्रोस्पेक्शन होगी, जल्दी होगी, और चाहे वो वुकला है, चाहे वो हमारे सियासतदान है, वी विल फिगर आउट। हम ये इसका तरीका निकाल देंगे कि इंशाल्लाह हम इमरान खान के मिशन को कैसे सपोर्ट कर सकते बेहतरीन तरीके में, और खान साहब को कैसे जेल से जल्द निकाल सकते। चलें, लेकिन ये कैसे मुमकिन हो पाएगा? बिकॉज दैट वाज द एग्जैक्ट आइडिया। इसीलिए तो आपके वुकला जो हैं वो तहरीक में शामिल भी हुए, इलेक्शंस भी लड़े, उभर के सामने भी आए और पार्लियामेंट का हिस्सा भी बने। लेकिन इमरान खान साहब को बाहर निकालना, उन्हें इलेक्शन लड़वाना और उन्हें फिर वजीर आजम बनवाना, ये कैसे मुमकिन हो पाएगा करंट सिचुएशन के अंदर? इमरान खान का बाहर निकालना तो 2 दिन का काम होना चाहिए। अदालत सिर्फ इंसाफ करे, 48 घंटे नहीं लगे। लाल कालीन की जरूरत भी अदालत का दरवाजा खटकाएंगे सर आप? किस अदालत का? सुप्रीम कोर्ट का, पेशावर हाई कोर्ट का? अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है ना। मैंने तो सिर्फ कहा जो भी अदालत हो उसे सिर्फ इंसाफ पे फैसले करने, और जब वो क्रेडिबल फैसले करती है तो जो फैसला आपके खिलाफ भी चला जाए तो आप उससे डिसएग्री करते हैं, लेकिन आप उस अदालत पे उंगली नहीं उठाते। मिसाल ले लें पेशावर हाई कोर्ट का, जिसने अभी हमें जो है वो रिजर्व सीट्स नहीं दी, लेकिन जो क्रेडिबिलिटी पेशावर हाई कोर्ट ने पिछले साल में बनाई है, मुझे बता दें पीटीआई में किसी ने पेशावर हाई कोर्ट पे कोई तनकीद की है? नहीं की ना। हम सुप्रीम कोर्ट जाके अपील जो है वो कर देंगे। बट जो आपकी जो बात सही है वो ये है कि द बैटल इज नॉट वन येट, द बैटल इज वन, द वॉर नीड्स टू बी वन। और ये वो जंग है जो पाकिस्तान की आवाम की जंग है।
क्योंकि सही। जो मुझे, जब मैं ये सोचता हूँ, तो ये तो एक बात डू यू जिसको थिंक फरहान तैमूर, डू यू थिंक कि जो आपने फैसला किया है सुन्नी इत्तेहाद वालों के साथ, ये बिल्कुल ठीक फैसला था? और बाय द वे, ये फैसला था किसका? जस्ट मेक इट क्लियर, ये खान साहब का फैसला था, ये आपकी वकला की जो लोग हैं उनका फैसला था, या आप लोगों का कलेक्टिव फैसला था? देखिए, फैसले कलेक्टिव होते हैं। कलेक्टिव फैसलों में कुछ लोग हमेशा डिसएग्री करते हैं, कुछ लोग एग्री करते हैं, और बाद में हाइंडसाइट को देख के ये कहना कि इस वाले से मैं डिसएग्री करता था, इस वाले से मैं डिसएग्री करता था, वो जो है वो पब्लिक में करना, वो पूरी जमात को, पूरी मूवमेंट को नुकसान पहुंचाता ठीक। है। इंटरनल यानी इंट्रोस्पेक्शन होनी चाहिए, ये हाँ, बातें हमें इंटरनली डिस्कस करनी चाहिए, एक्सटर्नली इस तरीके से नहीं डिस्कस करनी चाहिए। जो हुआ वो हुआ। असली मसला ये है कि पूरी स्टेट ने पीटीआई, देखिए, पूरी स्टेट ने सही है। कोशिश यानी की है यानी कि आप ये पीटीआई कहना को चाह रहे हैं कि अपना जो हक कलेक्टिव नाम मिले। डिसीजन था तैमूर, इसमें खान साहब, बेसिकली खान साहब की वहां पर आप लोग गए सुन्नी इत्तेहाद के साथ, एम आई राइट? मैं इससे ज्यादा नहीं कहूंगा, क्योंकि मुझे भी एक हद तक पता है, लेकिन माय पॉइंट इज, अगर आप एक्चुअली देखें ना, तो थोड़ा सा रिवर्स जाए माजरत के साथ। असली फैसला वो था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने हमें अलाउ नहीं किया कि हम पार्टी सिंबल से लड़े, करेक्ट। जो कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख में ठीक है, जो है वो एक ब्लैक फैसले के तौर पे लिखा जाएगा। दैट्स टोटली अगर फाइन वो तैमूर, कि फैसला आप लोग एक credible बगैर, फैसला होता, ठीक है, आप बगैर बल्ले के लड़े, ये तो एक अलग इशू है, ये बिल्कुल एक बड़ा इशू है। लेकिन नहीं मैं आना। फिर वही सवाल पूछना कैसे चाह रही अलग हूँ issue? कि जब MWM के साथ बातचीत हो रही थी और ये दैट टॉक वाज आउट इन द टाउन, तो फिर आप सुन्नी इत्तेहाद के साथ गए? क्या ये खान साहब के फैसले थे या आपके फैसले थे? दिस इज व्हाट माय क्वेश्चन इज। मेरे जाती फैसले तो थे नहीं, ना होने चाहिए, और शायद इस फैसले में मैं इन्वॉल्व ही ना हूं, लेकिन द पॉइंट इज, जब एक तो कलेक्टिव फिर फैसला बैरिस्टर गौहर हुआ, साहब का फैसला तो था, बिकॉज ही फौरन, वाज लीडिंग द पार्टी एट दैट टाइम? नहीं, मैं ये कह रहा हूं, जब कलेक्टिव फैसले होते हैं पार्टी के, तो कभी उनके अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। वो कहते हैं ना कि सक्सेस हैज 1,000 फादर्स, फेलियर्स हैव नन। ठीक, चले चले चले, ये तो हम आपका इस पर्सनल। वक्त हाँ। मैं क्यों डिफेंड कर रहा हूं? मैं सिर्फ इसलिए डिफेंड कर रहा हूं कि हमारे इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट में ये है कि अभी हम आगे बढ़े। चले इस चले, टीवी सही है। डिबेट से कुछ आप नहीं होगा। वजीर खजाना बनने क्यों? वाले थे तैमूर, आप यू वर दी, जिसे कहते हैं ना कि एक्यूरेट कैंडिडेट फॉर दैट, तो फिर क्या हुआ, क्यों चेंज आ गया? और ये बात तो वैसे खान साहब की तरफ से भी की गई थी। वो भी अभी मैटर नहीं करती, क्योंकि कैसे एक मैटर नहीं कैबिनेट करती है? यू वर एक एक्सपीरियंस्ड और मिनिस्टर सारा है। कुछ है। देखिए, अब यही तो मैं कह रहा हूं ना, अगर एक मिशन से निकलेंगे एक दूसरे से लड़ना है। अली अमीन खान चीफ मिनिस्टर है सूबे के, उनके पास जो है वो एक कैबिनेट है। इस वक्त पीटीआई का हर सपोर्टर उस कैबिनेट को सपोर्ट करता है कि वो जो है वो बेहतरीन कारकर्दगी दे। खैबर पख्तूनख्वा को भी उसकी जरूरत है, पीटीआई को भी उसकी जरूरत है, पाकिस्तान को भी उसकी जरूरत है। आई विल टेक अ वेल डिजर्व्ड रेस्ट। मैं अपने फैमिली के साथ जो है वो थोड़ा टाइम गुजारूंगा। मैं पार्टी के लिए काम करूंगा, खान साहब के मिशन के साथ काम करूंगा। तैमूर झगड़ा को कोई मिनिस्ट्री की जरूरत नहीं है खिदमत करने के लिए। चले, मुझे एक और सवाल का जवाब दे दें। मुझे बताएं कि फैसल वाउडा साहब ये मुसलसल कह रहे हैं कि ईद के बाद जो है वो अली अमीन गंडापुर साहब की परेशानियां बढ़ने वाली हैं। वो नामजद है 9 मई में, गिरफ्तारी हो जाती है, तो क्या प्लान भी है आप लोगों के पास? मेरे ख्याल में अगर फैसल वावडा को इस टाइप की इंटरनल इंफॉर्मेशन है मुस्तकबिल की, तो फिर तो एफआईए को और मुख्तलिफ इदारों को ये जो है वो देखना चाहिए कि फैसल वावडा के पास ये मुस्तकबिल की इंफॉर्मेशन कहाँ से आ जाती है। और अगर वो स्पेक्युलेटिव तौर पे जो है वो अनसर्टनिटी फैला रहे हैं, तो फिर जिस तरह हमारे वर्कर्स को जो है वो खत आ जाते हैं कि आप एंटी स्टेट, क्योंकि ये भी स्टेट पे एक्यूजेशन है ना कि स्टेट ने एक नियत बना दी है कि वो कानून से आगे जाएगा और वो खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर जो कि स्टेट का हिस्सा है उसके अगेंस्ट एक्ट करेगा। तो अगर फैसल वावडा पहले से ये कह रहे हैं, तो मैं तो अभी वेट कर रहा हूँ कि एफआईए से कब फैसल वावडा को जो है वो खत जो चले, है वो हम इसे निकलेगा ऐसे कंसीडर करते हैं ये स्पेकुलेशन ही हो सकती है, तो फिर आप लोगों के पास क्या प्लान है? सूबा चलाना है, सूबा चलाएंगे। कोई और कैंडिडेट है, कोई नाम ज़हन में रखा हुआ है कि अगर आप लोग उस लेवल पे रेजिस्ट नहीं कर पाते? नहीं, क्यों चेंज होगा ना? अगर अली खान के खिलाफ केसेस इतने संगीन क्या थे करेंगे? तो ये 10 महीने
नहीं, लेकिन इट्स अ ह्यूज थिंग। 9th में उनका वो नॉमिनेट है, उसके अंदर उनका नाम आया हुआ है। अगर वो गिरफ्तारी हो जाती है तो क्या रेजिस्ट करेंगे आप? सूबे की पुलिस लगाएंगे, क्या करेंगे? क्या मैं आई वांट टू नो योर प्लान। नहीं, 9th फरवरी इज नॉट अ ह्यूज थिंग, जहां पे मुल्क में 100 से ज्यादा नेशनल असेंबली सीटों के रिजल्ट्स जो है वो चेंज किए गए और एक एक अफसर जो है वो बैठा हुआ है और इस पे खुश हो रहा है कि पीटीआई को अवाम ने जितवा दिया, लेकिन मैंने एक पेन से जो है वो रिजल्ट चेंज करके हरवा दिया। मेरी सीट की मिसाल ले ले, जहां पे 1000 वोट लेने वाला असेंबली में बैठा है और जिसको उससे 25 गुना ज्यादा वोट मिले थे, वो अभी ट्रिब्यूनल्स के चक्कर जो है वो हर रोज ले जाएगा। और जिस इलेक्शन कमीशन के मातहत ये सब कुछ हुआ, वो इलेक्शन कमीशन अभी रशिया में इलेक्शन ऑब्जर्वर उसके चीफ इलेक्शन कमिश्नर चलें, बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, लेकिन ज्यादती तो आप लोग भी कर रहे हैं। आलिया हमजा जो बहुत बेहतरीन कैंडिडेट हो सकती हैं सेनेट में, आपने उनकी जगह यू चूज सनम जावेद ओवर हर, तो ये भी एक रिजर्वेशन है। आई डोंट नो आप लोगों की पार्टी पॉलिसीज कहाँ पर जा रही है तैमूर, लेकिन बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक से फिर वापस आएंगे, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक। हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन किया है वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह ताहर साहब ने। बहुत शुक्रिया अताउल्लाह ताहर साहब, आपने वक्त निकाला। मुझे बताएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी का क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं आप? क्योंकि जो पीटीआई के लोग हैं, या यूं कहूँ कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के भी जो लोग हैं, वो बड़े इस मामले में क्लियर हैं कि वो बाहर भी आएंगे और वो इलेक्शन भी लड़ेंगे और हुकूमत आपकी घर भी जाएगी और वो वज़ीर आज़म ही बनेंगे। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि मुझे तो बानी चेयरमैन पीटीआई का मुस्तकबिल बहुत तारीक इसलिए नजर आता है कि उन्होंने बतौर वजीर आजम बहुत ही गैर जिम्मेदाराना जो हैं वो कुछ मामलात किए, जैसे साइफर का मामला है, तुषा खाना का केस है, 190 मिलियन पाउंड का केस है। साइफर के मामले पे पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जाग घसाई हुई, तो मुझे नहीं लगता कि वो उनको बहुत जल्द कोई रिलीफ मिलने वाला है। और स्पेशली उनकी पार्टी के अंदर जो आपस के इख्तलाफात हैं वो शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं। इधर बयानात आ रहे हैं, अली जफर साहब और शेर अफजल मरवत साहब का एक ग्रुप बन चुका है। वो गौहर अली खान साहब पे इल्जामात लगा रहे हैं कि बानी चेयरमैन पीटीआई ने कहा था कि एमडब्ल्यूएम को ज्वाइन किया जाए ताकि हमें रिजर्व सीट्स मिल सकें, मगर गौहर खान साहब ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ज्वाइन करवा ली। और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो चेयरमैन हैं हामिद रजा साहब, वो कह रहे हैं कि जी मुझे मजबूर ना किया जाए वरना मैं बड़ा कुछ बता दूंगा। मेरी पार्टी ज्वाइन करने का फैसला बानी चेयरमैन पीटीआई ने किया था। तो समझ नहीं आ रही कि आपस में तो ये बदस्तो गिरेबा हैं, शिद्दत इख्तियार कर गए हैं इनके आपस के इख्तलाफात, और समझ नहीं आ रही कि इनके कितने ग्रुप बन चुके हैं पीटीआई के अंदर। तो मुझे नहीं लगता कि कोई इस पार्टी का आगे कोई फ्यूचर ब्राइट है या कोई खान साहब के हवाले से इनको कोई रिस्पाइट या रिलीफ मिलने वाला है। लेकिन आपको क्या समझ आ रही है कि उन्होंने ये फैसला क्यों किया होगा? क्योंकि उनके ही एक रहनुमा, मैं नाम नहीं कोट कर रही यहाँ पे, लेकिन वो कह रहे थे हमें फ़ोन भी बड़े आए हैं, बड़ा प्रेशर भी आया था ज्वाइन कराने के लिए। अब ये एक बड़ी बोल्ड स्टेटमेंट है। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इनकी हमेशा सियासत जो है वो बड़ी गैर संजीदा रही है और इन्होंने कभी भी मामला फहमी के साथ, संजीदगी के साथ फैसले नहीं किए। वो इनके निशान पार्टी के सिंबल वाला निशान वाला मामला हो कि जहां पे आपने केस ठीक तरीके से लड़ा ही नहीं, जहां पे आपने पार्टी इलेक्शन के लवाजमात पूरे ही नहीं किए, और जितने केस इनके खिलाफ बने आप देख लें, बहुत कम आपको ऐसे केस नजर आएंगे जिसके अंदर इन्होंने संजीदगी का मुजाहरा किया होगा या इनकी तरफ से प्रॉपरली जो कानूनी लवाजमात है वो पूरे हुए होंगे। ये इसी तरह इनकी पार्टी चल रही है और ये बड़े गैर संजीदा से लोग हैं जिन्होंने हमेशा अपनी सियासत की खातिर रियासत को दाव पे लगाया है और मामलात को खराब करने की कोशिश की है और सियासत चमकाने के लिए रियासत को नुकसान तक पहुंचाने तक की गए हैं। जो 9 मई के हमले थी वो और क्या था, रियासत पे हमला था। लेकिन एक चीज में अता साहब वो बड़े क्लियर हैं और वो ये है कि हुकूमत को चलने नहीं देंगे। अब मौलाना फजल रहमान साहब ने जो इंदिया दिया है कि ईद के बाद हम बाहर निकलेंगे, ये जो तहरीक इंसाफ के या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कम तहरीक इंसाफ है, ये लोग भी कह रहे हैं हम बाहर निकलेंगे। अब ये इतने लोग बाहर निकल आएंगे, फिर जीडीए भी आप लोगों के खिलाफ है और भी जमाते हैं, तो आप कैसे मैनेज करेंगे? फिर ऊपर से फैसल वाउडा हो, फवाद चौधरी हो या फिर कामरान मुर्तज़ा हो, हर बंदा यही कह रहा है कि आपकी गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा देर टिकने वाली नहीं है। देखिए, मैं तो बड़ा क्लियर हूँ उस पर कि इन्होंने बड़ा अच्छा किया सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने
कि इन्होंने स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के इंतखाब में हिस्सा लिया, वज़ीर आज़म के इंतखाब में हिस्सा लिया, सदर के इंतखाब में हिस्सा लिया और फिर सेनेट का जो हाल ही में इंतखाब हुआ उसमें भी हिस्सा लिया। और ये बड़ा पॉजिटिव साइन है कि जमहूरियत का तसलसल कायम है, सिस्टम चल रहा है, सिस्टम में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हिस्सा ले रही हैं। और उसके बाद अली अमीन गंडापुर साहब का वज़ीर आज़म साहब को आके मिलना और मुस्बत अंदाज में गुफ्तगू करना, उस मीटिंग का एक मुस्बत मैसेज जाना और वफाक और इकाइयों का आपस में एक राब्ता कायम करना, उस राब्ते को बहाल करने का ऐलान करना, इंतजामी और जो फाइनेंशियल उमूर हैं उनको खुशअस्लूबी से तय करने का अंदिया देना, ये तमाम चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ कि बड़ी पॉजिटिव हैं। और मैं नहीं समझता कि JUIF जो है वो तहरीक इंसाफ के साथ किसी भी एहतजाज में शामिल होगी। अभी भी JUIF ने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के इलेक्शन में वोट डाला और उनको बतौर सेनेटर वोट दिया, तो मुझे तो लगता है कि मौलाना के साथ हमारे मामला इंशाल्लाह ताला तय पा जाएंगे। अच्छा, यानी बातचीत चल रही है? देखिए बिल्कुल, उनके साथ तो कभी बातचीत हमारी खत्म ही नहीं हुई थी। उनसे राब्ते हैं, उनसे उनकी पार्टी के मेंबरान से हमारी दोस्ती है, उनसे हमारा राब्ता रहता है, एक इज्जत तकरीम का रिश्ता है। वो हमारी इत्तेहादी रहे हैं, काबीना में हमारे साथ बैठते रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये मामलात आगे चलेंगे। और लेकिन अभी वो ना तो काबीना में है, ना तो उन्होंने वजीर आजम की वोटिंग वाले दिन कोई आप लोगों को कोई ग्रीन सिग्नल दिया, बल्कि उल्टा बॉयकट किया। अब आप लोगों के पास क्या, क्यों आप इस बिहाफ पे किस बात पे दे रहे हैं स्टेटमेंट की आपके मामला चल रहे हैं, अनटिल अनलेस कि वो बेंचेस चेंज ना कर लेना? हमारा उनसे दीद लिहाज है, एक वफादारी का रिश्ता है, एक इज्जत तकरीम का रिश्ता है। तो वो वफादार लोग कभी भी गवर्नमेंट के खिलाफ बाहर नहीं आएंगे। और मैं तहरीक इंसाफ के वाले से भी समझता हूँ कि देखिए अभी तक तो बड़ी मुस्बत तरीके से वो एक ऑपोजिशन कर रहे हैं। हाँ, गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कुछ लोगों ने किया, जिन्होंने आज भी वजीरिस्तान में जो शहीद हुए इस कौम के बहादुर सपूत, उन पे उनकी शहादत का मजाक उड़ाया। सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं कुछ PTI से मुंसलिक, ये काबिल कबूल नहीं है। ये जो कर रहा है इनके खिलाफ एक्शन भी होगा और इसको बिल्कुल इजाजत नहीं दी जाएगी। चलें, एक्शन पे मैं आपसे एक और भी सवाल करना चाह रही हूँ, अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी से रिलेटेड है, उस पर भी आप कमेंट कीजिएगा। क्योंकि एक तरफ आप कह रहे हैं कि उनके साथ बड़ा अच्छे तरीके से, अच्छे माहौल में वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात हुई है, लेकिन अगर उनकी गिरफ्तारी होती है तो वो मलबा भी आपकी गवर्नमेंट पे जाएगा कि आप लोगों ने ये रिवेंज वाली सियासत की है। लेकिन अगेन कमिंग टू दैट पॉइंट, मौलाना फजल रहमान साहब को क्या हम अनकरीब हुकूमती बेंचेस पे आप लोगों के साथ शमूलियत करते हुए देख रहे हैं? देखिए, सियासत मुमकिनात का खेल है और कुछ भी मुमकिन हो सकता है। तो ये आने वाला वक्त बताएगा, मगर उनसे हमारे मामलात जो हैं वो बिल्कुल, उनसे रोजमर्रा की बातचीत हो रही है। तो आने वाले दिनों में मैं नहीं समझता कि तहरीक इंसाफ भी एहतजाज जो है वो कोई इस तरह का मौसर कर पाएगी। उन पे बोझ है, उन्होंने भी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को चलाना है, परफॉर्म करना है, उनको भी एक मौका मिला है। हर जगह हर किसी के पास अपना मैंडेट मौजूद है। ठीक है। और जो मुस्बत अंदाज में गुफ्तगू हो रही है, वो हाउस में हो, वो गंडापुर साहब के साथ हो, मैं समझता हूँ कि ये आगे बढ़ेगी और ये जमहूरियत का तसलसल चलता रहेगा। मगर ये जो IMF के मामलात किए जा रहे हैं, शुहदा के हवाले से जो आज एक बिल्कुल नामुनासिब कैंपेन चलाई गई है, हमेशा चलाते हैं ये लोग, IMF के बाहर मुजाहरे का मामला हो, IMF को लेटर लिखने का मामला हो, GSP+ का मामला हो, उस पर हम बड़े विजिलेंट हैं, हम बड़े अलर्ट हैं। और ये शरपसंद अनासिर को ये इजाज़त नहीं दी जाएगी कि वो इस मुल्क के खिलाफ कैंपेन चलाए। पाकिस्तान है तो हम हैं, सियासी जमातें बाद में हैं, सियासत बाद में है, ये मुल्क पहले है। और इनको PTI को भी इन शरपसंद अनासिर से अपने आप को डिस्टेंस करना होगा और कहना होगा कि हम इसको कंडेम करते हैं, ये काबिल कबूल नहीं है। ठीक है, लेकिन वो बानी PTI ने जब गुफ्तगू की है तो उन्होंने कहा है कि वो एहतजाज ठीक था, लेकिन वो फ़ौज के ख़िलाफ़ नारों का मुझे इल्म नहीं है। तो यहाँ पर भी उन्होंने लाइल्मी शो की है, विच क्लियरली मीन्स कि वो शायद ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि ऐसा कोई मामला हमारी तरफ से नहीं गया। लेकिन अता साहब, मुझे ये बड़ा क्लियर करके बताएं कि क्या गंडापुर साहब की गिरफ्तारी अनकरीब हो सकती है? देखिए, मेरे नोटिस में तो ना ऐसी कोई बात है, ना ऐसा कोई इम्कान मुझे लगता है। और बानी चेयरमैन PTI जो कह रहे हैं तो मना करे अपने सपोर्टर्स को कि वो IMF के बाहर प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, यानी कहीं और प्रोटेस्ट करते। और ये तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि जी वहां गए, अच्छा फलां नारा नहीं लगना चाहिए था, प्रोटेस्ट उन्होंने ठीक किया है। आप तो कहते थे कि हम कोई गुलाम हैं कि मान जाएं, और आप कहते थे कि अमरीकी साजिश हुई है। तो आज अमरीका के फुटपाथों पे इफ्तारियां करके IMF के सामने सजदा रेज़ क्यों हैं आप वहां पे? आप वहां एहतजाज क्यों कर रहे हैं? और IMF की नहीं, वो बैरिस्टर गौर साहब कहते हैं कि वो लोग हमारे थे नहीं, हमने कहा ही नहीं एहतजाज करने के लिए, वो तो सिरे से मुकर गए हैं। तो चले फिर उनको चाहिए कि कंडेम करें इस चीज़ को
और कहें कि जी ये लोग जो हैं ये मुल्क दुश्मन हैं जो IMF के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इस चीज़ से अपने आप को डिस्टेंस कर लें। ये तो कोई तरीका नहीं है कि यहाँ पे आप और बात करें, वहाँ आपके लोग झंडा लेके आपकी तस्वीरें लेके मौजूद हों। ये दोहरा म्यार नहीं चल सकता। सही है, तो मुझे ये सिर्फ छोटा सा जवाब दीजिएगा, इसके बाद हम IMF का इशू डिस्कस करना चाह रहे हैं। मुझे बताएं कि ईद के बाद चूंकि अगर वो प्लान कर रहे हैं JUIFA वाले बाहर सड़कों पे आके एहतजाज करने का, तो आप उससे पहले आप लोग खुश असलूबी से बात कर लेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ उससे पहले बिल्कुल बातचीत होनी भी चाहिए और होगी भी, और ये मामला खुश असलूबी से तय होगा। हमने मईशत पे फोकस किया हुआ है। हम चाहते हैं कि मईशत जो है उसको जो दरपेश मसाइल हैं उनको हल किया जाए, सियासी इस्तेहकाम हो जिससे मुआशी इस्तेहकाम आएगा, और यही वे फॉरवर्ड है और इसके लिए इंशाल्लाह ताला पूरा जोर लगाएं। और पीपल्स पार्टी भी सेकंड मरहले में आप लोगों के साथ काबीना शेयर करेगी? देखिए, पीपल्स पार्टी ने हुकूमत में शमूलियत का एक अपना अंदाज अपनाया, अपना तर्ज अपनाया कि उन्होंने सदर पाकिस्तान का ओहदा, चेयरमैन सेनेट का ओहदा, डिप्टी स्पीकर नेशनल असेंबली का ओहदा, 2 गवर्नर साहबान का ओहदा कबूल किया। तो वो हुकूमत में मुकम्मल तौर पे शामिल हैं और आईनी ओहदों पर उनके लोग फायज हैं। तो मैं समझता हूँ फिलहाल तो ऐसे ही चलेगा जैसे चल रहा है। IMF का वफ्द आया हुआ है, बातचीत चल रही है, ज़ाहिर है कि बहुत सारी चीज़ें उन्होंने डिस्कस की, निचकारी वाला भी मामला डिस्कस किया है। वैसे तो NFC अवार्ड पे भी हुकूमती मौक़िफ़ सामने आ गया। तो मुझे बताएं कि आप लोग एक लॉन्गर रन पे एक प्लान लेने जा रहे हैं राइट आफ्टर दिस किस्त, तो क्या उस पर आप लोगों के डायलॉग शुरू हो गए हैं IMF के साथ? देखिए, IMF के वफ्द के साथ बड़े मुस्बत अंदाज में गुफ्तगू हो रही है और मईशत की बहाली के हवाले से, तंजीम नौ के हवाले से, रीस्ट्रक्चरिंग के हवाले से, इस्लाहात के हवाले से सारी बात हो रही है। तो एक मुस्बत अंदाज में हो रही है। उसकी तफसीलात इंशाल्लाह ताला मुनासिब वक्त पे कौम के सामने रखी जाएंगी। मगर मैं समझता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब ने जो मईशत के हवाले से इक़दामात लेना शुरू किए हैं, वो FBR की रीस्ट्रक्चरिंग हो, वो टैक्स नेट को बढ़ाने की बात हो, वो अशराफिया पे टैक्स लगा के गरीब आवाम को टैक्स की छूट देने की बात हो, वो PIA की निजकारी, एयरपोर्ट्स की निजकारी की बात हो, वो हुकूमती अखराजात को कम करने की बात हो, तमाम जो इक़दामात किए जा रहे हैं वो दुरुस्त सिमत में किए जा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द हालात बदलेंगे। हमारे कौन से अता साहब, कौन से मेजरली मुझे बताइएगा इदारे हैं जिसको आप निजकारी करने के लिए सोच रहे हैं या हुकूमत ने ज़हन बना लिया? स्टेट एंटरप्राइजेस में जो SOEs हैं उसमें PIA की निजकारी काफी आगे पहुंच चुकी है, काफी अगले मराहिल में दाखिल हो चुकी है, और इंशाल्लाह ताला कोशिश होगी कि अगले 2-3 माह में इसको मुकम्मल कर लिया जाए। और ये हम ही शुरू करके गए थे और ये काफी एडवांस स्टेज पे पहुंच चुकी है और उसकी निगरानी वज़ीर आज़म साहब खुद कर रहे हैं। अगर उससे आगे देखा जाए तो एयरपोर्ट्स की जो आउटसोर्सिंग है उस हवाले से भी मामला चल रहे हैं। कुछ पोर्ट्स के हवाले से पहले ही इन्वेस्टमेंट मुल्क में आ चुकी है, तो ये बड़े मुस्बत। और रेलवे, स्टील मिल्स, देखिए वो वक्त आने पे उसका भी फैसला कर लिया जाएगा, मगर अभी जो पहला टारगेट है कि PIA और एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग है, इसको जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। ये खुश असलूबी से और कामयाबी से हो गए तो फिर आगे इंशाल्लाह ताला राह हमवार होगी बाकी भी स्टेट ओट एंटरप्राइजेज जो लॉस के अंदर हैं उनको प्राइवेटाइज करने में। ठीक है, नहीं पहले मरहले में आप PIA की और एयरपोर्ट्स की निजकारी पर काम शुरू कर चुके हैं और वो बहुत हद तक अता साहब ने बताया कि आगे भी चला गया। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक से फिर वापस आएंगे तो डिस्कशन को फिर कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से रज़ा हारून साहब ने, और इनके साथ साथ अतर काज़मी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, एंकर पर्सन है। बहुत शुक्रिया दोनों का। रज़ा हारून साहब, मैं आपसे पहले सवाल कर लेती हूँ, मुझे बताएं कि ये क्या चल रहा है आपके और हुकूमत के बीच में, माबैन या दरमियान, क्योंकि लग ऐसे रहा है कि एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर फूट पड़ी हुई है, तो आप लोगों के भी मामला कुछ ठीक नहीं चल रहे? नहीं, मामला तो ठीक चल रहे हैं, गवर्नमेंट की सपोर्ट तो कर रहे हैं, लेकिन जाहिर है कि जब मामला इरसा के चेयरमैन की तैनाती के होंगे और उसमें आइन और कानून की पासदारी नहीं की जाएगी तो फिर एहतजाज तो किया जाएगा। सूबों का हक बनता है, पानी के मामला बड़े संजीदा और हसास नौयत के होते हैं, इसीलिए इरसा को बनाया गया था और इरसा की कॉम्पोजिशन इस तरह रखी गई थी कि चारों सूबों की नुमाइंदगी थी और विफाक से नुमाइंदा होता है और इसकी वो होती है, चेयरमैनशिप रोटेशन में होती है। उसको सुपरसीड करना विदाउट एनी लीगल जरूरियात को पूरा करते हुए, मैं समझता वज़ीर आज़म साहब से ये एक मिस्टेक हो गई और एहतजाज के बाद उन्होंने उसको वापस लिया। इस तरह की चीजें जब होंगी तो बेशक आदमी हुकूमत में हो या ना हो फरवा, आईनी और कानूनी अगर मामलात में पेचीदगी होंगी तो उसकी तरफ निशानदेही कराना, एहतजाज करना
ये हक बनता है, उस पर करना भी चाहिए। अच्छा, आप लोग गवर्नर के मामले पे कहाँ पर खड़े हैं? और मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि कुंडी साहब जो हैं वो क्या केपी के गवर्नर के लिए आप लोगों ने फाइनल कर लिया उनका नाम? नहीं, आई एम नॉट प्रिवी टू दैट इन्फॉर्मेशन। ये सारे लीडरशिप के फैसले हैं और ये मेरी नॉलेज में नहीं है, इसलिए मैं इस पर कमेंट नहीं कर सकता। कुंडी साहब का जहाँ ताल्लुक है, अगर उनका नाम फाइनल हो रहा है तो आई थिंक इज वन ऑफ द बेस्ट कैंडिडेट। कॉम्पिटेंट आदमी है, सीनियर पॉलिटिशियन है, पार्टी लीडर हैं, मामला को चलाना जानते हैं, डिप्टी स्पीकर रह चुके हैं असेंबली के। सारी क्वालिटीज तो पूरी करते हैं, लेकिन पार्टी क्या तय कर रही है आई डोंट नो। चलें, सही है। अतर, मुझे आप बताइएगा कि ये जो फैसला पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए किया गया कि सुन्नी इत्तेहाद वालों के साथ चले जाएं, फिर उसमें हमने देखा कि 2 दिन से बहुत ज़्यादा बहस चल रही है। कोई आकर कहता है कि ये फैसला हमारी गलती थी, और फिर कोई आकर कहता है ये खान साहब ने नहीं किया था, फिर कोई आकर कहता है कि इस पर कॉमेंट नहीं करना। ये क्या चल क्या रहा है पीटीआई वालों के साथ? अच्छा, मुझे ऐसे लगता है फरवा कि लैक ऑफ जो कम्युनिकेशन है वो एक मसला है, इसलिए कि ऑब्वियसली उनकी जितनी भी सीनियर लीडरशिप है वो इस वक्त जेल के अंदर है, चाहे वो शाह साहब हो जाएं, खान साहब हो जाएं, चौधरी परवेज इलाही साहब हो जाएं। तो एक तो वो मसला भी है। दूसरा बात ये है कि वो उसमें पार्टी के अंदर इस तरह भी लगता है कि कोई एक शख्सियत इस वक्त बाहर कंट्रोल में नहीं है, जो भी बाहर आता है जेल से वो अपनी मर्जी का बयान दे देता है। तो इस वजह से मुख्तलिफ बयानात सामने आ रहे हैं उनकी जानिब से, और कोई कह रहा है ये फैसला ठीक था, कोई कह रहा है कि ये फैसला गलत था। लेकिन कतई नजर इसके कि ये फैसला दुरुस्त था या गलत था, ये तो वो खुद ही डिबेट करते रहेंगे। लेकिन मौजूदा हालात के अंदर अगर वो किसी भी जमात में शामिल हो जाते, इवन अगर वो नून लीग में भी शामिल हो जाते, रिजर्व सीटें उनको नहीं मिलनी थी। मुझे ऐसे लगता है, अब हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन जो हमने हालात हालिया दिनों में देखे, जिस किस्म की इलेक्शन के बाद जो रिकाउंटिंग वगैरह हो रही है, इलेक्शन से पहले जो सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा बदकिस्मत फैसला आया कि एक बड़ी सियासी जमात का इंतखाबी निशान वापस ले लिया गया, जिसकी वजह से वोटर्स में कंफ्यूजन फैली। तो इन सारे हालात के अंदर ये बहस मेरी नजर में कोई मान ही नहीं रखती कि वो किस जमात के साथ शामिल हुए हैं। मुझे ये लगता है कि उनको ये सीटें वैसे ही नहीं मिली। अभी वो प्लान कर रहे हैं, 23 की उन्होंने डेट दी है और वो हुकूमत मुखालिफ एक तहरीक चलाने की बात कर रहे हैं। आपको लगता है ये कामयाब हो सकती है? देखिए, इसमें हुकूमत का जो अपना तर्ज अमल है आपको देखना पड़ेगा। आज ही एमनेस्टी इंटरनेशनल ने वफाकी हुकूमत के ऊपर तनकीद की है कि 2 बड़ी सियासी जमातों का, जमहूरी जमातों का इत्तेहाद है और मुल्क में 1 महीने से एक्स या ट्विटर की सर्विस बंद है। और उसी एक्स और ट्विटर की सर्विस के जहाँ पे वो बंद है, वहां पे हुकूमती वुज़रा, इवन के चीफ मिनिस्टर जो पंजाब है, वो अपनी वुज़रा को टैग करके कह रही हैं कि इसके खिलाफ एक्शन लो, इस अकाउंट ने हमारी कोई हेलीकॉप्टर की वीडियो लगा दिया है, उसके खिलाफ एक्शन लो। ये बादशाहत में तो ये रवैये चलते हैं, लेकिन एक जमहूरी हुकूमत के अंदर, एक जमहूरी मुल्क के अंदर इस तरह के रवैयों के ऊपर बैकलैश आता है। एक तरफ आपने ट्विटर बंद किया हुआ है, दूसरी तरफ आप ट्विटर पे लोगों को आप भाषण दे रहे हैं, लोगों को लेक्चर दे रहे हैं। तो ये चीजें हैं, मेरे ख्याल में ये ज्यादा मैटर करती हैं बजाय इसके कि पीटीआई इस वक्त क्या कर रही है। अगर हुकूमत की अपनी कारकर्दगी में कहीं पे फ्लॉज होंगे, कहीं पे कोई कमी रह जाएगी, तो वो ज्यादा मैटर करता है। अगर ये डिलीवर करने में नाकाम हुए तो फिर आप देखेंगे कि तहरीके इंसाफ की कामयाबी तो ऑटोमेटिकली होगी ऑपोजिशन। अच्छा, इज दिस द सेम रीजन रजा हारून साहब कि आप लोगों ने काबीना अभी तक ज्वाइन नहीं की, क्योंकि आप देखना चाह रहे हैं कि हवा किस रुख जाती है? मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी के पास खुद एक बड़ी जिम्मेदारी है। 2 बड़े सूबे हैं, सूबा सिंध है, सूबा बलूचिस्तान है। विफाक में अब प्रेसिडेंट साहब भी जो हैं वो इलेक्ट होकर आ गए हैं, तो एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि विफाक का हिस्सा भी हैं और सूबे में गवर्नमेंट भी चलानी है। वो बात मैं जो काजमी साहब फरमा रहे थे, देखें तहरीक इंसाफ को भी अपना सोचना चाहिए। तर्जुमानों से पार्टी नहीं चलती है। ये तबसरा निगार और तर्जुमान जो है ना, पार्टी नहीं चलाते हैं, ये तबसरे ही कर सकते हैं। तहरीक इंसाफ का प्रॉब्लम ये है कि तर्जुमानों को लीडर बना दिया उन्होंने, और वो तर्जुमान रोज की रोज अखबार पढ़ते हैं, खबरें पढ़ते हैं, वो जोशीले बयान देते हैं, जेल में कोई मिलकर आता है जोशीली बात कर देता है। ये हो ही नहीं सकता, ये कानून ही नहीं है ना। कि आपको शायद ये कानून नहीं पता कि इलेक्शन से पहले, इलेक्शन से कबल हर पार्टी को अपनी लिस्ट जमा करनी पड़ती है, और लिस्ट में जितने कैंडिडेट होते हैं उनको अपने नॉमिनेशन पेपर सबमिट कराने पड़ते हैं, आम उम्मीदवारों की तरह। उनकी स्क्रूटनी होती है, तब जाके इलेक्शन के बाद वो उम्मीदवार जो है वो सिलेक्ट होते हैं। ऐसा थोड़ी होता है कि इलेक्शन हो जाए, आपकी मर्जी, आप इस पार्टी में बैठ रहे हो, उस पार्टी में बैठ रहे हैं, फैसले नहीं हो पा रहे इनसे। इनकी लैकिंग। इमरान खान साहब बानी जो है इनके, वो जेल में है। उसके बाद लीडरशिप में मैं डिसएग्री करता हूँ अतर भाई से।
ये अली मोहम्मद खान क्या लीडर नहीं है? असद कैसर साहब लीडर नहीं है? ये नजर लेकिन नहीं आ वो रहे हैं? अपनी मर्जी से आई हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन, मैंने अली मोहम्मद खान साहब से पूछा था, उन्होंने मुझे ऑन रिकॉर्ड कहा है कि नहीं मुझे, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अब अगर कोई एक बंदा आकर खुद कह दे कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ पार्टी को टेक ओवर करने में, और जो कोई दूसरा बंदा आ रहा है, ऐसा ही आदमी आपको चाहिए जो कह रहा हूं मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। ही इज द लॉयल पर्सन। आप सियासी आदमी को सियासी पार्टी के लीडर बनाते हैं ना। नहीं, लेकिन रज़ा साहब आप एक और पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप किसी और पार्टी को कैसे करना चाहिए ये नहीं बता सकते ना। बिल्कुल बता सकता हूँ, मैं राय दे सकता हूँ। राय देने का हक है ना मेरा। राय देने का मेरा हक है कि भाई एक आप इस तरीके से जब बात करते हैं और तमाम चीजों को आप तनकीद का निशाना बनाते हैं, तो जो अपने ऊपर नहीं देखते आप, तो राय देने का तो हक है ना इंसान को कि आप अपनी पार्टी को चलाने के लिए, इतनी बड़ी पार्टी है, अब आप जो है वो कोर्टों में भी मामला आपके नहीं चल रहे, सियासी मामला भी आगे नहीं बढ़ रहे, तो कुछ ना कुछ तो सोचना होगा ना। मुल्क में एक क्याओस है ना, मुल्क में एक ठहराव सा आ गया है। उसको आगे बढ़ाने के लिए, सियासी मामला को आगे चलाने के लिए तहरीक इंसाफ के अपने मफाद में ही है। सही है, सियासी लोगों को रोल में लेकर आए ताकि मामला आगे बढ़े। चले मैं एक और सवाल भी आपसे करना चाह रही हूँ, लेकिन मुझे अतर से एक मामला डिस्कस करना है, मैं चाहूंगी आप भी उस पर अपनी राय दीजिएगा। अतर, ये वो हमने देखा है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा भी जब इक़्तिदार में आई थी तो कुछ जो मिनिस्ट्रीज थी वो किसी और जगह कहीं और हवाले की गई थी, और किसी और ने तयन किया था कि यहाँ पर कौन आके बराजमान होगा और बैठेगा और कौन चलाएगा ये वाले मामला। ये आप मोहसिन नकवी साहब का स्टेटस भी वही वाला देख रहे हैं, और फिर फैसल वाउडा साहब भी माशाल्लाह से वो भी अब लग ही रहा है कि वो सेनेटर हैं, बल्कि हो गए, यूं समझे। आप गालिबन 88 में, बिल्कुल 88 साहबजादा कयूम साहब जो साथ आए थे उनको मिले थे कि वो फॉरेन मिनिस्ट्री गालिबन वो चलाएंगे। अब इशू ये है कि देखिए उस वक्त तो हम तो 11 साल एक आमरीत के बाद आए थे ना, तो मोहतरमा को बहुत सारे कंप्रोमाइज करने पड़े, शहीद बीबी को बहुत सारे इश्यूज थे। यहाँ पे तो 13-14 जमहूरी जमातों का इत्तेहाद था, वो लोग तो यहाँ पे एक सिलेक्टेड को हटा के जमहूरियत नाफिज करने आए थे। क्या उन्होंने वो जमहूरी असूलों के मुताबिक चीजों को चलाया? अब आपने मोहसिन नकवी का जिक्र किया, क्या ये कौन सी ये जमहूरी रवायत है, या क्या वो जो आइन के अंदर एक निगरानों वाला हमने कॉन्सेप्ट डाला है, हमने उसका कत्ल नहीं कर दिया? कि एक शख्स जो कुछ दिन पहले तक एक सूबे का निगरान वजीर आला था, जिसमें सबसे ज्यादा धांधली के मुबैना धांधली के इल्जामात लगे, अब वो अगली वफाकी काबीना में बैठ गए आके, और वो सबके कैंडिडेट हैं। वो कह रहे हैं मैं सबसे मजबूत कैंडिडेट हूँ, सबका कैंडिडेट हूँ, चेयरमैन पीसीबी भी हैं वो। इसमें आपको कोई तो है कि सबके साथ उनके जो ताल्लुकात है वो इस्तवार है। जी, मुझे तो खुशी है, जाती तौर पे तो वो बड़े अच्छे इंसान होंगे, मुझे तो उसमें खुदा न खास्ता किसी किस्म का कोई एतराज नहीं। मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि क्या ये वो जमहूरियत है जिसकी बात यहाँ पे की जाती है। अब अली मोहम्मद खान साहब की रजा भाई ने बात की, बिल्कुल ठीक बात की। अब क्या पूरी पीपल्स पार्टी के अंदर जरदारी साहब के अलावा कोई और सदर नहीं बन सकता था? क्या रजा रुबानी की या फरतुल्ला बाबर की या एतजाज एहसन की, नैयर बुखारी साहब की या किसी और शख्सियत की कोई खिदमात कम है, या वो कम डेमोक्रेट हैं? वो क्यों नहीं बन सकते? ये इशू है ना कि खानदानों से आगे चीजें निकलती नहीं है, और ये सारी एक चीज पे हमें क्रेडिट देना पड़ेगा कि उन्होंने कभी भी, जब वो इवन 2008 के बाद पीपल्स पार्टी आई भी थी, तो उन्होंने कभी भी प्राइम मिनिस्टरशिप अपने पास नहीं रखी थी, वो उन्होंने पार्टी में ही दी थी। और अभी भी उनके जो वजीर आला हैं वो उनकी पार्टी से ही आते हैं। वो अलग बात है कि वो द सेम मैन इज कंटिन्यूइंग, वो एक अलग चीज है। हाँ नहीं, वो ठीक है, वो उसमें गिलानी साहब को भी लेके आए, राजा परवेज अशरफ साहब को भी लेके आए, वो बिल्कुल आपकी बात ठीक है। पर मैं ये बात करूं कि ये सियासी जमातों का राइट है ना, जिस तरह वो ये कह रहे हैं कि अली भाई को आना चाहिए था, तो मैं ये कह रहा हूं कोई और उसके ऊपर एतराज कर सकता है। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ा हमारा इशू है, मुझे ये लगता है कि तमाम जमातों के अंदर वो जमहूरी माइंडसेट जो है वो नजर नहीं आता। जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो उनको इदारे भी बड़े अच्छे लगते थे, उनको बाजवा साहब भी बहुत अच्छे लगते थे, दीगर लोग भी बड़े अच्छे लगते थे, कानून साजी भी वो उनकी मदद से करते थे। जब उनकी हुकूमत गई तो उन्होंने कहा कि हर सब कुछ हमसे वही करवा रहे थे, वो कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। तो अब ये जो आए हैं, क्या ये लोग आज से 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद हमें ये बताएंगे कि नहीं जनाब हमारा तो कुछ चलता नहीं था, जिस तरह आपने कहा कि काबीना में कुछ लोग तो हमें वैसे ही मिल गए? तो अगर यही जमहूरियत का मॉडल है तो फिर उसके ऊपर लोग क्वेश्चन तो करेंगे। सही है। मुझे बताएं रजा अरुण साहब, आपका क्या टेक है? ये क्या वजह है कि आप लोगों की गवर्नमेंट आती है, खैर आप लोगों ने तो अभी आईनी ओहदे रखे हुए हैं, उस पर इक्तफा किया हुआ है, लेकिन ये जो बाहर से आने वाला फॉर्मूला है, आप नहीं समझते दिस हैज टू स्टॉप? एक्चुअली यस, इट हैज टू। मतलब एक पार्टी जब अपना मैनिफेस्टो देती है, नून लीग वालों को मशवरा देना कि भाई हर बात ना माने।
आप समझ रहे कि ये मशवरा नून लीग वालों को देना है। तो ये नून लीग वालों को मशवरा नहीं देना, ना पीपल्स पार्टी को देना है। जिनको मशवरा देना है उनको समझनी चाहिए ना ये बात के जब एक पॉलिटिकल पार्टी अपना मंशूर पेश करती है तो उसकी एक प्रोग्राम होता है ना, उसकी लीडरशिप का एक प्रोग्राम होता है। कादमी साहब सही फरमा रहे हैं बिल्कुल कि उनकी पूरी पार्टी एक लाइन के ऊपर काम करती है, इलेक्शन में जाती है, प्लेजेस लेती है, लेकिन वो प्लेजेस जब डिलीवर करने का मौका आता है, एनी हाउ आप इलेक्ट होकर आ जाते हैं और आप गवर्नमेंट में आ जाते हैं, तो आपको फिर डिलीवरी इकोनॉमिक फ्रंट पे ज्यादा देनी होती है, इकोनॉमी की डिलीवरी ज्यादा होती है, सोशल सेक्टर की डिलीवरी ज्यादा होती है। तो वहां आपको पार्टी लॉयर्स चाहिए होते हैं। पार्टी लॉयर्स भी वो चाहिए होते हैं जो टेक्नोक्रेट्स हों। पार्टी लॉयर्स वो नहीं चाहिए जो रिश्तेदार हों या बस मेरा कोई जानने वाला है, उसको कख नहीं पता तालीम का, सेहत का, इकोनॉमी का, मैं उसको बना दूं, फॉरेन अफेयर्स का बना दूं, फाइनेंस में लगा दूं। नहीं, उस जगह पे उन पोस्टेस के ऊपर फरवा आपको एक टेक्नोक्रेट चाहिए, इंटेलेक्चुअल चाहिए। सारी दुनिया में ऐसा होता है कि लोगों को ट्रेन किया जाता है वो पोस्ट के लिए, फॉरेन ऑफिस के लिए, फाइनेंस के लिए, डिफेंस के लिए, एजुकेशन के लिए, वो टेक्नोक्रेट्स होते हैं। ये फील्ड जो है पॉलिटिकल लोगों के लिए, पॉलिटिकल पार्टीज में लोगों की गुंजाइश पैदा की जाती है। तो बेहतर ये होता है कि ऐसे लोग जिनको आपको एडजस्ट करना हो उस पॉलिटिकल पार्टी को बाकायदा ज्वाइन कर लें, और उसको ज्वाइन करने के बाद अगर वो इस काबिल हैं, वो समझते हैं कि हम परफॉर्म कर सकते हैं, फिर वो उस पोस्ट पर आ जाए। तो वो वाला रूट तो फिर भी काबिल मुनासिब है, काबिल कबूल होगा। लेकिन इस तरीके से मैं इस बात को अग्री करता हूँ कादमी साहब की, इस तरीके से अपॉइंटमेंट होना जो है उसकी फेस सेविंग अच्छी नहीं होती, नजर अच्छा नहीं आता। कॉम्पिटेंट लोग होंगे, अच्छे लोग होंगे, दयानतदार लोग होंगे, डिलीवर भी कर सकते हैं, लेकिन जो वो रूट अपनाते हैं, दैट रूट मेक्स इट मोर क्वेश्चनेबल। तो फिर आप लोग एक शख्सियत को जो कि निगरान वजीर आला लगे, फिर चेयरमैन पीसीबी लग गए, फिर अब उनके मामला और ऊपर चले गए, आप लोग इतना साइलेंट मोहब्बत और प्यार क्यों दे रहे हैं? मतलब वी नो दैट यू हैव अ गुड टर्म, लेकिन फिर भी नहीं, मैं तो एक राय दे सकता हूँ ना, मैं तो उस डिसीजन मेकिंग ऐसा नहीं, लेकिन मैं फिर ये समझता हूँ कि फिर आपको रियासत के मामला भी चलाने हैं। अगर एक पार्टी उसको कबूल कर रही है और उनको बिठा रही है, बना रही है, तो आखिर में जवाब दे तो मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट होगी। उसको नून लीग भी सपोर्ट कर रही है, उसको पीपल्स पार्टी भी सपोर्ट कर रही है, कलेक्टिवली सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग। यस, क्योंकि आपको पता है क्यों हो रहा है, तो आप समझ रही हैं, वो भी ठीक है, वो बात भी ठीक है। कादमी साहब जो कह रहे हैं वो बिल्कुल नहीं पता सर, मैं सवाल ही इसलिए करती हूँ कि मुझे कुछ पता नहीं है, मुझे जवाब मिले। ऐसा नहीं है, आपको सब पता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि चूंकि अब एक पोस्ट पे आ गए, बैठ गए, आफ्टर ये बिफोर द अपॉइंटमेंट की सारी टॉक्स है ना, एक चीज अपॉइंटमेंट हो गई, बैठ गए आके, अब उसके बाद हेल्प उठा लिया, तो अब उनकी जिम्मेदारी है वो डिलीवर करें और उस मिथ को, उस परसेप्शन को गलत प्रूफ करें। अच्छा, ये अनवारुल हक काकड़ साहब भी उसी मोहब्बत की लिस्ट में शामिल हैं? चलिए ये तो बता दें मुझे। अनवारुल हक काकड़ साहब जी वो तो हाँ नहीं, बिल्कुल अच्छे आदमी, मेरे साथी दोस्त हैं। मैंने ये नहीं कहा कि वो बुरे आदमी है, मैंने ये कहा ही नहीं है। मैंने कहा ये उसी मोहब्बत की लिस्ट में शामिल है जिसमें मोहसिन नकवी साहब शामिल हैं। आप जैसा उल्टा शुरू करें तो आप बताएंगे कौन शामिल नहीं है, वो बहुत कम नाम मिलेंगे आपको। कौन शामिल आपने खुद ही बता दिया कि आपकी जो पूरी हुकूमत की जो आपकी कोलैबोरेशन से एक हुकूमत बनी है, कोलेशन गवर्नमेंट बनी हुई है, वो सारी मोहब्बत की बिना पे नहीं है। नॉट कोलैबोरेशन। सर ये कोलैबोरेशन ही होता है, कुछ चीजें आप कर ले, कुछ हम कर ले, हम आपको ये जगह प्रोवाइड करते हैं, आप इस पे शूट कर ले। इसको हम अपनी सादा जबान में ये कहते हैं। अतर ये मुझे बताइए, मोहब्बत के ऊपर जो चल रही है ये गवर्नमेंट चल जाएगी, टिक जाएगी 5 साल? क्योंकि बहुत सारे बयानात आ रहे हैं कि दिस वॉन्ट वर्क। देखिए फरवा, होता ये है कि या तो निज़ाम एक इस तरह का हो कि जहाँ पे हुकूमत की तमाम चीज़ें हुकूमत नहीं करनी है और उसमें अवाम की या जमहूर की कोई से ना हो। इवन जो बादशाहत भी होती है ना, बादशाहत भी, उसके अंदर भी ये ख्याल रखा जाता है कि अवाम को साथ लेके चलना है। इवन कि हमें जो बचपन में हम स्टोरियां पढ़ते थे और स्टोरियां सुनाई जाती थी कि फलाना बादशाह बड़ा कामयाब था क्योंकि उसकी रियाया बड़ी उससे खुश थी। इस किस्म की, मतलब आप तारीख भी पढ़ लें तो इस तरह की तारीख पढ़ाई जाती है। तो ये जमहूरियत के अंदर जमहूर की मर्जी के बगैर आप कैसे चीजें चला सकते हैं? आपको अवाम को साथ लेके चलना पड़ेगा, जो अवाम के हकीकी नुमाइंदे, चाहे वो MQM है, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, चाहे वो नून लीग है, चाहे वो तहरीक इंसाफ है, उसको जितना शेयर मिला है, जब तक हम उसका एक तरीके से जिसे कहते हैं ना कि उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे और उसका वो हिस्सा उसको नहीं देंगे, तो कोई भी हुकूमत नहीं चलेगी। हुकूमत चलना और हुकूमत कायम होना दो मुख्तलिफ चीजें हैं। यहाँ पे हुकूमत कायम हो गई है, हो सकता है कि 5 साल कायम रहे, चलेगी वो एक दिन भी नहीं, इसलिए कि चलती हुकूमतें जो है ना अवाम की ताकत से हैं और अवाम के मैंडेट के जोर से चलती हैं, उसकी पावर से चलती हैं। और यही वजह है कि हमें ये लगता है यहाँ पे हर इलेक्शन के बाद कि कोई ना कोई मसला है और वो हुकूमत कायम जरूर हो जाती है। चलती वो कितनी है, वो 75 साल की हमारी कारकर्दगी जो है
उसको अपने सामने रख के हम खुद ये फैसला कर सकते हैं कि कितनी हुकूमतें यहाँ पे कितना चलें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आतर काजमी आपका भी, और रजा हारून साहब आपने भी ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि सियासत में तूफान मचा हुआ है, तो दूसरी जानब दहशतगर्दी का जिन भी बेकाबू है। आज फिर शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी चौकी से टकरा दी और इस हमले में पाक फौज के 2 अफसरान और 5 जवान शहीद हो गए। जवाबी कार्रवाई भी हुई और कार्रवाई में 6 दहशतगर्द भी मारे गए। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारे फौजी जवान बरसों से कुर्बानियां देते चले आ रहे हैं। कई बार दहशतगर्द तंजीमों के साथ जंगबंदी के मुआहिदे भी हुए, मगर कालादम तंजीमों की जानिब से बार बार जंगबंदी मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की गई और नवंबर 2022 में हुकूमत के साथ जंगबंदी का मुआहिदा ख़त्म कर दिए गए और इसके बाद से दहशतगर्द हमलों में शिद्दत आती गई और साल 2023 में दहशतगर्दी के वाक़यात में 17% इजाफा देखा गया। सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ की जानिब से जारी करदा सालाना रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में पाकिस्तान में 790 दहशतगर्दी के हमले हुए, जिसमें 1500 से ज़ायद अफराद हलाक और 1400 से ज़ायद ज़ख्मी हुए, जबकि साल 2024 के 2.5 माह में 10 के करीब दहशतगर्दी के ख़तरनाक हमले हुए, जिनमें इलेक्शन से एक रोज़ पहले 2 मुख्तलिफ मकामात पर दहशतगर्दी के वाक़यात में 28 अफराद जाँ बहक हो गए थे, जबकि अब तक 50 से ज़ायद सिक्योरिटी फोर्सेस के अहलकार शहीद हो चुके हैं। इस वक्त ज़रूरत हमें नेशनल एक्शन प्लान की है, जिसके लिए सभी स्टेक होल्डर्स और सियासी जमातों को एक पेज पर आना होगा और दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। यही वक्त की ज़रूरत है। कल फिर मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।